So yesterday we were discussing about the इंडक्शन मोटर वर्किंग, जिसके पहले हमने इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है वो डिस्कस किया था। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के क्या कंक्लूजन्स निकाले थे हमने? व्हाट वर द कंक्लूजन्स? कल क्या डिराइव किया था, क्या कंक्लूड किया था रिगार्डिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, उसके बारे में क्या डिस्कस किया था, क्या कंक्लूड किया था एट द एंड? अरे कंक्लूजन करके कुछ लिखवाया था ना, तुम लोग को डिक्टेट किया था ना, क्या था वो? फन की बात है। अरे कुछ लिखा था, वो पढ़ तो सकते हो ना, या अनपढ़ हो गए हो? हम्म। हाँ हाँ, तो उसके बाद हमने क्या कंक्लूड किया? व्हाट डिड वी डिराइव एंड में? एट द एंड व्हाट डिड वी डिराइव? हाँ, स्पीड ऑफ आरएमएफ इज 120 f/p, और उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। ये स्पीड के बारे में हुआ। व्हाट अबाउट द वैल्यू? रिजल्टेंट फेजर फ्लक्स का वैल्यू कितना था? देखो ना, लिखा है ना कल। हाँ, 3/2 m is the constant value of the resultant flux. तो हमने कंक्लूड किया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हैज कांस्टेंट वैल्यू and it is rotating with some speed that is called as synchronous speed, which is 120 f/p. तो ये सब कंक्लूड करने के बाद हमारे स्टेटर का काम हो गया कि स्टेटर में हमने सप्लाई दिया विच इज 3 फेज बैलेंस सप्लाई, और वो सप्लाई देने के बाद डिपेंडिंग अपॉन दी पोलैरिटी हमने RYB कनेक्ट किया है या RBY कनेक्ट किया है। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल रोटेट विद सर्टेन डायरेक्शन। अगर RYB है तो वो फॉरवर्ड क्लॉकवाइज जाता है, अगर RBY है तो वो रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। So that is the work of stator winding. Stator winding provides the rotating magnetic field. Unlike ट्रांसफॉर्मर में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड था? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक बार प्रोड्यूस होने के बाद व्हाट हैपेंस इन द इंडक्शन मोटर, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। इन दैट वी स्टार्टेड विद द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, जो हम मोटर एंड जनरेटर के लिए यूज करते हैं। फ्रॉम फॉर फ्लेमिंग्स फॉर मोटर विच लॉ इज एप्लीकेबल? लेफ्ट हैंड, एंड फॉर जनरेटर राइट हैंड। उसके कुछ इक्वेशंस है जिसका डेरिवेशन हमें इस कोर्स में एक्सपेक्टेड नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें एक स्टेटर दिखाया था। स्टेटर वाइंडिंग्स नहीं दिखाया बिकॉज स्टेटर वाइंडिंग्स का काम एक्चुअली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। देन एट दिस इंस्टेंट, मतलब हमने ये इंस्टेंट लिया है जब एन पोल इधर है एंड एस पोल इधर है। हमें पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये पोल्स रोटेट होने वाले हैं, एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑलवेज दे इमर्ज फ्रॉम एन एंड एंड इन एस। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स ट्रैवल फ्रॉम एन टू एस, इसीलिए रेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स का डायरेक्शन बताया। अब ये स्टेटर के अंदर ये है एयर गैप। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ये एयर गैप इतना बड़ा बताया है, बट एक्चुअल में एयर गैप बड़ा होता नहीं है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बट वेरी वेरी स्मॉल मतलब क्या? देयर इज सम लिमिटेशन। अगर एयर गैप बहुत ही ज्यादा हो या जीरो के थोड़ा ऊपर हो तो आपका रोटर इजीली रोटेट नहीं होगा इनसाइड द स्टेटर। ठीक है, तो एयर गैप कितना होना चाहिए मिनिमम, उस पर भी लिमिटेशन है।
when you will learn about the machine design in maybe in degree. So that time you will understand. So we have here stator winding. We have air gap and air gap के अंदर है मेरा रोटर एंड रोटर पे है रोटर के वाइंडिंग्स या रोटर बार्स. हमने एक वीडियो देखा था जिसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन बताया था इंडक्शन मोटर का, जिसपे रोटर के दो टाइप्स उन्होंने बोले थे. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑन. तो अभी हम इंडक्शन मोटर का वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे रोटर के ऊपर रोटर के कंडक्टर्स है, राइट. एंड रोटर के कंडक्टर्स को पहले तो कोई पोलैरिटी मैंने नहीं बताई थी. रोटर इज स्टैंड स्टिल बिकॉज हमने रोटर को कोई सप्लाई नहीं दिया. So there is no interaction, nothing. हमने सिर्फ 3-phase supply दिया है to the stator. We have given the 3-phase supply to the stator, which is R, Y and B. Okay? जिसके वजह से rotating magnetic field produce हुआ और वो NS 120 F/P के स्पीड से घूमने लगा. अब जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और हमने अभी कंसिडर किया है वो इंस्टेंट कि जब भी हमने जस्ट सप्लाई दिया है और ये N एंड S पोल यहाँ पे फॉर्म हुए. इलेक्ट्रिकल में हम सारी चीजें एट दैट इंस्टेंट डिस्कस करते हैं, स्पेशली जब हम AC से डील करते हैं. व्हेन वी डील विथ AC सप्लाई. DC सप्लाई में तो एनीवेज एवरीथिंग इज कांस्टेंट स्टेबल है, बट व्हेन वी डील विथ AC सप्लाई वी डिस्कस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. जैसे हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हर 60 डिग्री के इंस्टेंट पे रिजल्टेंट फ्लक्स देखा था. So at this instant, when the N pole is formed here and S pole is formed here, rotor is standstill, it is not moving. उसको किसी ने बोला नहीं है घूमने के लिए, ठीक है. अपने जैसा है रोटर, किसी ने बोला नहीं तो वो बैठा रहेगा. तो रोटर इज स्टैंडस्टिल. रोटर कंडक्टर्स डू नॉट हैव एनी सप्लाई बिकॉज हमने उसको कुछ सप्लाई दिया नहीं है. नाउ the condition is we have the N and S pole, मतलब magnetic lines of flux मेरे पास है, मेरे पास कंडक्टर है, and as the rotating magnetic field is rotating, conductors are standstill, conductors move नहीं हो रहे, but rotating magnetic field is rotating. तो अगर हम कंडक्टर पे खड़े रह के, मतलब not physically standing on the conductor, but if we consider कि हम कंडक्टर के यहाँ पे खड़े हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग. मतलब कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देयर इज अ रिलेटिव मोशन, बराबर. तो ये रिलेटिव मोशन के वजह से मैंने ऊपर जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल देखे थे, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल मेरे पास ये फोर्स है, मतलब मैकेनिकल डायरेक्शन रिलेटिव मोशन है. मेरे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स है, जो देयर शुड बी एन ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर. दो पैरामीटर्स अगर मेरे पास है तो तीसरे पैरामीटर मुझे ऑब्वियसली मिलना चाहिए. सो हाउ डिड वी अप्लाई दैट राइट हैंड रूल हियर. अभी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है बिकॉज हमने सप्लाई वैसे दिया है एंड दी वाइंडिंग्स आर लाइक दैट. दी कंडक्टर अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या ये डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो कंडक्टर जो आइडल है इट शुड गो टू द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन आगे चल रही होती है बट जो आजू बाजू के बिल्डिंग्स या पेड़ होते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं. सो रिलेटिव मोशन, वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव मोशन. तो रिलेटिव टू, और अगर हमने ये कंडक्टर को रेफरेंस माना, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड को रेफरेंस माना, तो कंडक्टर पीछे जा रहा है. सो नाउ लेट्स अप्लाई द राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या कहता है, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर से नीचे आ रहा है अभी, एंड कंडक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब. ओके. सो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इट शुड बी आउटवर्ड. एंड एज पर द कन्वेंशन आउटवर्ड के लिए हम डॉट दिखाते हैं. ठीक है. सिमिलरली फॉर द कंडक्टर हियर, अभी यहाँ का कंडक्टर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कंडक्टर शुड गो इन दैट डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो अगेन अप्लाई राइट हैंड रूल. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो चेंज नहीं होने वाला है. कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो ईएमएफ शुड इंड्यूस इन द इनवर्ड डायरेक्शन. तो इनवर्ड के लिए हम क्रॉस बताते हैं. जो अदर कंडक्टर्स है, जैसे कि ये दो कंडक्टर्स, ये भी एन पोल के ही
इन्फ्लुएंस में है, बट द मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हियर, द लाइंस फ्लक्स लिंकेजेस जो यहाँ पे हो रहा है, इट इज ऑब्वियसली लेस देन दिस कंपेयर टू दिस। यहाँ पे लेसर फ्लक्स लिंकेजेस होंगे एंड इसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो वहां पे कम होगा। डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन इज स्टिल आउटवर्ड, बट जो अमाउंट ऑफ ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो यहाँ पे कम होगा, इसीलिए उसको छोटा डॉट बताया। वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर हियर इज लेसर कंपेयर्ड टू दिस, सो स्मॉलर क्रॉस इज शोन। ओके, इज दैट ऑल राइट? यहां तक हम पहुंचे थे, ईएमएफ इंड्यूस हो गया था रोटर कंडक्टर्स में। नाउ रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड, कंप्लीट सर्किट, मतलब ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के साथ ऐसे बाउंड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो अगर पाथ कंप्लीट है तो करंट तो फ्लो होना चाहिए। अभी करंट जो है, नाउ बीइंग द कंडक्टर्स प्योरली रेजिस्टिव, कंडक्टर्स जो होते हैं वो रेजिस्टिव होते हैं ना, एल्यूमिनियम या कॉपर के बने रहते हैं, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो करंट भी वही डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो नाउ आई हैव अ कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए? मेरे पास कंडक्टर है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर which is placed in the magnetic field. What should happen? क्या होना चाहिए? Conductor should experience a force. According to the left hand rule, कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए कंडक्टर ने, राइट? अब उसका डायरेक्शन होगा कुछ फोर्स का, हमें पता नहीं, अभी हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो विच रूल शुड आई यूज? लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज कॉल्ड एज मोटरिंग एक्शन। तो अभी है ये कंडक्टर हम कंसिडर करते हैं। नाउ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स एट वी आर कंसिडरिंग द सेम इंस्टेंट, तो वो यही डायरेक्शन में है। द करंट फ्लोइंग इज आउटवर्ड, राइट? सो उसने कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए? इट शुड एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट? सिमिलरली ये इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो फॉर दिस कंडक्टर डाउनवर्ड, तो ऑब्वियसली इट शुड गो दिस साइड। ओके, नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आरएमएफ का डायरेक्शन देखो, अगर इसने ये डायरेक्शन में करना चाहिए एक्सपीरियंस, तो इसने भी यही डायरेक्शन में करना चाहिए एक्सपीरियंस, इसने भी यही डायरेक्शन में करना चाहिए। दिस शुड अगेन गो इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट? तो ऑल द कंडक्टर्स, और सारे जो कंडक्टर्स जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगा, अगर एक्सट्रीम यहाँ का कंडक्टर होगा तो उसमें बहुत ही कम करंट फ्लो होगा, बिकॉज उसमें बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो सब कंडक्टर्स ने मिलके एक ओवरऑल फोर्स कंसिडर एक्सपीरियंस करना चाहिए। जो अपर कंडक्टर है, अपर कंडक्टर मीन्स व्हाट? जो एन पोल के नीचे वाले कंडक्टर है उन्होंने राइट साइड में फोर्स एक्सपीरियंस किया, जो एस पोल के नीचे वाले कंडक्टर्स है उन्होंने लेफ्ट साइड में फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो ओवरऑल ये कंडक्टर्स अभी रोटर पे स्टिक किए हुए हैं, उसको बाउंड किया हुआ है, तो कंडक्टर खुद उठ के नहीं भाग सकते वो डायरेक्शन में। तो व्हाट विल हैपन? ओवरऑल रोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? एंड हमें पता है दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू रोटेट थ्रू आउट द पेरिफेरी। तो जैसे ही ये रोटेट करेगा, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो रोटर है वो उसका जो फोर्स एक्सपीरियंस करने का डायरेक्शन है, इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, क्लॉकवाइज ही है, एंड सिंक्रोनस स्पीड तो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है।
So at every instant rotor is going to experience the same force in the same direction as RMF. RMF मतलब rotating magnetic field. अगर ये RMF को या फिर ये पोल को मैं इधर लूं ऐसे, तो अभी ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे होगी. So this will go on. So every time at every instant अगर मेरा RMF clockwise direction में जा रहा है तो मेरा रोटर भी clockwise direction में ही force experience करेगा. And at every instant this will happen. So we can say that कि रोटर जो है वो RMF के same direction में rotate होना start करेगा. Rotation is from it has two perspectives. रोटेशन मतलब क्या? इट इज अ रोटरी फोर्स, रोटेशनल फोर्स. रोटेशनल फोर्स कब आता है? जब मेरे पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, करेक्ट, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड नहीं है तो वो टूट जाएगा, बट दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तभी मुझे रोटेशनल फोर्स मिलता है. उसको मैकेनिकल टर्म्स में या मशीन के टर्म्स में उसको टॉर्क कहते हैं. सो टॉर्क इज अ फोर्स जिसको सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया है एंड वो दो डिस्टेंसेस पे मुझे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिल रहा है. टॉर्क मतलब फोर्स. फोर्स जनरली क्या होता है? इट इज अ लीनियर, ये फोर्स है, राइट. बट जब भी ये फोर्स रोटेशनल बनता है, रोटेशनल क्यों बना? बिकॉज मेरे पास दो फोर्सेस है वो जो इक्वल है, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो इसको कहते हैं टॉर्क. तो मैकेनिकल पैरामीटर्स में मशीन के दो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है टॉर्क एंड स्पीड. जैसे इलेक्ट्रिकल में दो पैरामीटर्स है, वोल्टेज एंड करंट. इज दैट क्लियर? तो ये टॉर्क मुझे मिल रहा है, सो आई एम गेटिंग अ रोटेशनल मोशन, एंड बिकॉज RMF इज रोटेटिंग कंटिन्यूसली, इट इज दैट फोर्स इज गेटिंग कंटिन्यूअस. एट एवरी इंस्टेंट वो मुझे मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एक पे आ गया हो गया, ऐसा नहीं होगा. एट एवरी इंस्टेंट जैसे RMF मूव करेगा वैसे ही मूव करने वाला है. So I am getting a continuous rotational force which is experienced in the rotor, जिसके वजह से मेरा रोटर घूमेगा. Is that clear? How the rotor will rotate? Should I repeat this? Clear to everyone? Okay? और तो ये अभी तक फिर भी हम 50% तक ही पहुंचे. इसका स्पीड कितना है? RMF का स्पीड कितना है? Which is called as नाउ रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग. अभी ऐसा तो नहीं है कि रोटर सीधा NS पे घूमेगा, ऐसा नहीं होगा. पहले रोटर 0 पे था, 0 स्पीड था, फिर उसका स्पीड बढ़ने लगेगा, करेक्ट. एंड इवेंचुअली वो क्या करेगा, इसके जो पोल्स है वो ये पोल्स को कैच करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट. अभी यहाँ पे जो अभी EMF इंड्यूस हो रहा है एट स्टैंड स्टिल, EMF किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है? EMF किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन? फ्लक्स लिंकेजेस तो है ही, और क्या? किसके वजह से EMF इंड्यूस होता है? राइट हैंड रूल के हिसाब से EMF इंड्यूस होगा ना. राइट हैंड रूल से हमने देखा डायरेक्शन, तो उसमें क्या था? उसका कुछ फॉर्मूला था. B तो we can consider it is constant. L is also constant, effective length of the conductor. What is V? साइन थीटा तो ठीक है, हमने देखा नीचे वाले कंडक्टर्स में सबसे ज्यादा इंड्यूस हुआ, बाजू के कंडक्टर्स में कम इंड्यूस हुआ, तो दैट इज साइन थीटा, एंगल बिटवीन दी लाइंस ऑफ फ्लक्स एंड दी कंडक्टर, दैट इज ओके. व्हाट इज V? क्या बताया था कल V क्या है? फिजिक्स में V क्या होता है? वेलोसिटी. सो व्हाट इज दिस V?
इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू, बराबर। अभी जब रोटर स्टैंड स्टिल पे था तब रोटर कंडक्टर एंड आरएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना था? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? रोटर स्टैंड स्टिल पे था तो रोटर एंड आरएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना था? रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? कैसे निकालते हैं रिलेटिव स्पीड? सपोज एक रेस है, सम पर्सन हु इज फर्स्ट वो n1 स्पीड से जा रहा है और दूसरा पर्सन उससे कम n2 स्पीड से जा रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना हुआ? हाँ बोलो। n1 माइनस n2 रिलेटिव ना, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? बराबर n1 minus n2. Now this RMF is rotating by ns and this is standstill. What is the relative speed between the two? रिलेटिव स्पीड कितना होगा दोनों में, बोलो। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड कितना है? आरएमएफ का स्पीड क्या बोला हमने? 120 f/p, जिसको हम ns कहते हैं। रोटर कंडक्टर का स्पीड कितना है एट स्टैंड स्टिल? हाँ, स्टैंड स्टिल मतलब क्या? दैट रोटर इज नॉट मूविंग। तो कंडक्टर का स्पीड कितना हुआ, बोलो ना? 0. नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? ns minus 0, दैट इज ns, करेक्ट। तो सबसे पहले जब रोटर स्टैंड स्टिल पे था रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू वाज ns, ठीक है। एंड ns हमें पता है दैट इफ वी कंसीडर f एज 50 हर्ट्ज 120 f/p, तो p अगर हमने दो, यहाँ पे दो है, पर नंबर ऑफ पोल्स जो है वो दो है, तो दो अगर कंसीडर किया तो ns कितना होता है? कितना? 60 इंटू 50, 3000. 3000 rpm is the speed of synchronous, it is a synchronous speed. मतलब मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3000 आरपीएम से घूम रहा है और ये 0 पे है, तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू इज 3000 माइनस 0, दैट इज 3000 आरपीएम। तो ये काफी स्पीड है, तो मेरा ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? इट विल हैव सम वैल्यू, राइट, जो 3000 आरपीएम के रिलेटिव स्पीड पे इंड्यूस होगा। अभी हम बोल रहे हैं कि ये सब जो एक्शन हमने देखा जिसके वजह से रोटर घूमने लगेगा, तो रोटर का स्पीड क्या हुआ? क्या हो रहा है रोटर का स्पीड? 0 है, अभी हम इसको 0 बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो 0 से बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क, करेक्ट। तो ईएमएफ इंड्यूस के वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, so that torque will depend on the EMF induced, and actually torque depends on the current depends on the EMF induced, and EMF induced depends on the relative speed. तो अगर स्पीड बढ़ने लगा रोटर का तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू क्या होगा? पहले कितना था? ns माइनस 0 इक्वल टू ns। अभी रोटर समझो, उसका रोटर का स्पीड nr हो गया, तो व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड? ns माइनस nr। अभी nr इज ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज ग्रेटर देन 0, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ? मतलब at standstill we had ns is the speed of RMF and nr जो रोटर का स्पीड है वो 0 है, राइट। तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू
कितना हुआ, ns minus 0, that is ns. Correct? Now the rotor has started rotating. And now it has got some speed nr. nr is greater than 0. Okay? So what will be the relative speed? कैसे लिखेंगे? ns minus nr. Now compare to the relative speed here in case 1 और ये केस 2 का रिलेटिव स्पीड. कौन सा रिलेटिव स्पीड ज्यादा रहेगा, कौन सा कम रहेगा? ns ज्यादा रहेगा, ns माइनस nr ऑब्वियसली कम रहेगा. तो अगर इनका रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड ns माइनस nr कम हो गया, व्हाट विल हैपन टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड? कम होगा. ईएमएफ इंड्यूस्ड कम हुआ तो करंट फ्लोइंग क्या होगा, कम होगा. करंट फ्लो कम हुआ तो टॉर्क क्या होगा, कम होगा. अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे ही रोटर स्टार्ट्स डेवलपिंग द स्पीड, टॉर्क विल रिड्यूस. इज दैट ऑल राइट? तो इनिशियली जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे, देयर विल बी इंडक्शन इन द स्टेटर वाइंडिंग, जिसके वजह से स्टेटर का एक ईएमएफ आएगा एंड दैट ईएमएफ विल प्रोड्यूस द फ्लक्स. वो फ्लक्स आरएमएफ बन के घूमने लगेगा. जैसे ही आरएमएफ घूमने लगेगा, देयर विल बी इंडक्शन इन द रोटर कंडक्टर्स. उस तरह से रोटर को सप्लाई चला जाएगा. हमने रोटर को सेपरेट सप्लाई नहीं दिया हुआ है, फिर भी रोटर में करंट आ रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्शन. इसीलिए मोटर का नाम है इंडक्शन मोटर. तो रोटर में सप्लाई ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद एज दी रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, करंट फ्लो होने लगेगा एंड जिसके वजह से रोटर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ आरएमएफ. तो रोटर जो है वो आरएमएफ के डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होगा, जिसके वजह से रिलेटिव स्पीड बिटवीन दी आरएमएफ एंड रोटर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस भी डिक्रीज होगा इन दी रोटर कंडक्टर, जिसके वजह से करंट कम होगा एंड करंट कम होने के वजह से टॉर्क कम होगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी गेट एनआर. नाउ क्वेश्चन इज कि ये एनआर जब बढ़ने लगता है, पहले एनआर बढ़ने लगता है ना, बिकॉज देयर इज ईएमएफ इंड्यूस, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ टॉर्क, सो एनआर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो ये एनआर whenever or at some moment this nr will it be equal to ns? nr ns से इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? in your reference books, some of the reference books, not all the reference books, it is written that suppose it can be consider कि ये ns को मैंने nr से इक्वल हो गया या कर दिया. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? nr एंड ns को इक्वल हो गया या उनको इक्वल कर दिया, तो क्या होगा? द रिलेटिव स्पीड between ns and nr is 0, ns minus ns is 0. तो EMF इंड्यूस का क्या होगा? पहले EMF इंड्यूस 0 हो जाएगा. EMF 0 हो गया तो करंट 0 होगा, करंट 0 हो गया तो टॉर्क 0 होगा. और अगर टॉर्क ही नहीं है तो your motor would stop. So in some of the reference books it is written कि अगर रोटर ने सिंक्रोनस स्पीड कैच किया, मतलब एनआर अगर एनएस के इक्वल हो गया, सो मोटर विल स्टॉप. इसीलिए एनआर इज नेवर इक्वल टू एनएस. दैट इज हाउ दी गुडी गुडी एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू इट. बट क्या रोटर के पास दिमाग है? नहीं, रोटर तो हम जैसा है. रोटर को थोड़ी समझने वाला है कि अगर हम एनएस पे गए तो हम स्टॉप हो जाएंगे. हमको थोड़ी समझता है कि हमने थोड़ा ज्यादा पढ़ाई किया तो हमारा ही अच्छा होने वाला है. हमें नहीं समझता है. तो रोटर को भी नहीं पता चलेगा कि अगर हम एनएस पे गए तो वो स्टॉप हो जाएंगे.
इतना तो दिमाग नहीं है उसमें, ब्रेन तो है ही नहीं उसमें, हमारे में ब्रेन है, वो डिफरेंस है, बट उसमें तो ब्रेन नहीं है, तो क्यों नहीं जाएगा वो एनएस पे? हम्म, फोर्स रोटेट हो रहा है बिकॉज हमने सप्लाई दिया है, तो वो आरएमएफ अपना काम कर रहा है। ये जो सब हम बात कर रहे हैं रोटर के अंदर हो रहा है, आरएमएफ इज इंटैक्ट। लीकेज फ्लक्स का वो तो एनी एनी कंडीशन में है ही ना, वी आर नॉट अलाउिंग टू लीक इट मोर, कि हमने ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन बनाया है कि जो भी फ्लक्स है कन्फाइंड हो इनसाइड दी स्टेटर। हाँ, वो तो है ही ना, उसके वजह से ही तो घूम रहा है, उसके वजह से क्या होगा? अभी हमने इतना डिस्कस किया ना, रोटर सीधा एनएस पे जाएगा क्या? जीरो से एनएस पे जाएगा सीधा? नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अगर वो एनएस तक पहुंचना भी है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। फिर हाँ, फिर क्या होगा? स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? हाँ, तो स्पीड कम होगा, स्पीड बढ़ रहा है ना अभी जीरो से। हाँ, बढ़ा स्पीड तो क्या होगा? फ्लक्स लिंकेजेस कम होंगे। हाँ तो, हाँ, करंट कम होगा तो टॉर्क कम होगा तो, हाँ, बढ़ रहा है ना। टॉर्क की क्या जरूरत है हमें? टॉर्क क्यों चाहिए? रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, और और किसी चीज के लिए टॉर्क चाहिए? ये मोटर है ना, इसमें कुछ लॉसेस होते हैं जिसको हमें ओवरकम करना पड़ता है, कुछ लॉसेस जिसको हमें ओवरकम करना पड़ता है। हम्म, करंट लॉसेस भी ठीक है, करंट लॉसेस तो वो वोल्टेज और उसका काम कर रहे हैं, हम मैकेनिकल लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं। आयरन लॉस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल लॉस, तो वो इलेक्ट्रिकल, वो करंट, और वो हमें पता है ना लोड, तो करंट खींच लेगा वो। हाँ बोलो। देर आर फ्रिक्शनल लॉसेस इन द मोटर, और वो फ्रिक्शनल लॉसेस को हमें ओवरकम करना पड़ता है, जिसके लिए भी हमें टॉर्क लगता है। तो टॉर्क सिर्फ हमें रोटेट करने के लिए नहीं लगता, हमें टॉर्क ऑफ कोर्स रोटेशन कंटिन्यू करने के लिए लगता है, जिसके लिए हमें फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करना है, और टॉर्क हमें स्पीड बढ़ाने के लिए भी लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम गेटिंग 5 न्यूटन मीटर टॉर्क, कंटिन्यूसली 5 न्यूटन मीटर टॉर्क, स्टेबल टॉर्क मिल रहा है, तो इन दैट केस आई कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड। जब वो 5 न्यूटन मीटर का 6 न्यूटन मीटर होगा, तभी हम मैं स्पीड बढ़ना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, राइट? तो अब हम बोल रहे हैं कि एनआर बढ़ते जाएगा, रिलेटिव स्पीड घटते जाएगा, रिलेटिव स्पीड कम हो गया, उसके वजह से फ्लक्स लिंकेजेस कम हो गए, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस कम हो गया, जिसके वजह से करंट कम हो गया, जिसके वजह से टॉर्क कम हो गया। सो एट सर्टन स्पीड विच इज जस्ट बिलो एनएस, मतलब एनएस से थोड़ा कम स्पीड पे वो जो टॉर्क का वैल्यू है, दैट टॉर्क वैल्यू इज जस्ट इनफ किसके लिए? हमारे फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करके रोटेशन को कंटिन्यू करने के लिए। वो टॉर्क स्पीड बढ़ाने के लिए इनफ नहीं है, वो टॉर्क सिर्फ रोटेशन को कंटिन्यू कर सकता है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द फ्रिक्शनल लॉसेस, एंड दैट इज व्हाई speed will not go beyond that value, which is just below the synchronous value.
तो आपका अगर सिंक्रोनस स्पीड 3000 है, यू विल गेट दी एट नो लोड, जब कोई लोड, अभी तो कोई लोड कनेक्टेड नहीं है ना, तो एट नो लोड आप टैकोमीटर से अगर चेक करोगे तो आपका स्पीड आपको अराउंड 2995, 996, 997, even 998 you will achieve, but not 3000 if it is working as a motor, और उसको एक्सटर्नली हमने कोई मैकेनिकल इनपुट नहीं दिया हुआ. इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी हम कुछ लिख लेते हैं और जो ये बड़बड़ किया वो. ये डायग्राम बनाया है पूरा. हाँ, हम रोटर है भाई, पूरा बनाया आज का भी. काय अथर्व? वो बाजू का मत लिखो, दैट आई एम गोइंग टू डिक्टेट. तो कल भी ये डायग्राम नहीं बनाया था तुम लोगों ने?
ओके, स्टार्ट राइटिंग। इसका टॉपिक ही नाम है हाउ डज रोटर रोटेट, बिकॉज दैट इज द सेम टॉपिक जिससे ये बीएल थेरेजा में आपके एक रेफरेंस बुक में इसको एक्सप्लेन किया है. So we'll continue with the same topic. How does rotor rotate? Write down in that. Stator field. Stator field, that is RMF, is assumed to be rotating. Is assumed to be rotating in clockwise direction. In clockwise direction. Hence, relative motion. Hence, relative motion of stationary rotor conductors of stationary rotor conductors with respect to stator, with respect to stator, is anti-clockwise. By right hand rule, by right hand rule, direction of induced EMF direction of induced EMF in the rotor conductor below N pole, below N pole, is outward, is outward, and that in and that in rotor conductors below S pole is inward, is inward. The amount of EMF induced the amount of EMF induced depends on the angle between the space angle between direction of magnetic field and the rotor conductor, position of rotor conductor and the position of rotor conductor. As the rotor conductors are short circuited and are resistive in nature, rotor current starts flowing
in the same direction of induced EMF in rotor conductors. According to left hand rule, the rotor conductors below N pole experiences a force towards right and and rotor conductors below S pole क्या होगा आगे? Experiences a force towards left. Hence, the rotor effectively experiences a force in clockwise direction. If the rotor is free to rotate, and develops a torque enough to overcome frictional force and the load, rotor will accelerate in clockwise direction or in the same direction as that of RMF. So ये सब कुछ जो हमने अभी explain किया, इसको Lenz was one of the scientists. He put it in another way कि ये जो torque produce होता है, ये वही काम करता है जो उसका cause है. Cause कौन है? The rotating magnetic field. उसको अपोज करने का काम ये करता है. रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू, उसको अपोज करने का काम ये करता है. तो जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर में देखा था कि जो I0 के वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, I2 उसी को अपोज करेगा, इसीलिए I1 बढ़ेगा. ओके, so same thing will happen here. Write down that according to Lenz's law, Lenz apostrophe S, according to Lenz's law, Lenz apostrophe S, direction of induced EMF
Direction of induced EMF would be such that it would try to oppose the cause of producing it. The cause of producing it. कौन है cause of producing it? The relative speed between the two. That is, write down, that is relative speed between RMF and rotor. The current due to EMF induced. अब ये कैसे करेगा वो लिखा है. The current due to EMF induced is circulated in such a way that a torque produced in rotor tends to keys the rotor speed. Keys मतलब क्या? Reduce. Tends to keys, CEASE, keys the rotor speed. ओके मतलब क्या होगा? दी एनआर जो है, जो एनआर पहले बढ़ रहा था, अभी एनआर कीज मतलब क्या कि उसको रिड्यूस नहीं करेगा. सपोज माय सिंक्रोनस स्पीड एनएस इज इक्वल टू 3000 आरपीएम. ठीक है, और अगर हम एनआर का वैल्यू देख रहे हैं तो सबसे पहले एनआर 0 रहेगा, राइट? फिर हमने अगर उसको कुछ सेकेंड्स बाद देखा तो वो मे बी 1000 हो जाएगा. ये जस्ट टिपिकल वैल्यूज है, ऐसा जरूरी नहीं है. 1000 होगा, फिर 2000 होगा, ठीक है, फिर वो 2995 होगा. एंड जैसे जैसे एनआर बढ़ते जाएगा, वो जो ईएमएफ इंड्यूस है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से टॉर्क मिलेगा, तो वो टॉर्क जो है ये इंक्रीज को कीज करेगा, मतलब वो इंक्रीज को लिमिट करेगा, उसको ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देगा. ठीक, अरे कहाँ तक लिखा? हाँ, ओके. सो केस 1 या पहला आप टाइटल दे दो, दैट एनएस इक्वल टू एज एट एनआर इक्वल टू 0. मतलब क्या? रोटर इज स्टैंड स्टिल. ओके, write down in that when the rotor is stationary, and this is at no load. हम कोई लोड नहीं पुट कर रहे हैं इसके ऊपर, नो लोड.
when rotor is stationary and is about to start, the frequency of induced EMF. Now frequency will also play a role. हमने अभी तक इसके बारे में बात नहीं की थी. Frequency of induced EMF in the rotor conductor is same as that of supply frequency. Fr is equal to Fs, where Fr is the frequency of induced EMF in rotor conductor. And Fs is the frequency of supply. वही सप्लाई हम स्टेटर को दे रहे हैं एंड स्टेटर इज नॉट मूविंग. वही सप्लाई हम स्टेटर को दे रहे हैं और स्टेटर कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, इसीलिए इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेटर कंडक्टर. ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज द रिलेटिव स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी जो है दिस एफ आर, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड जो हमने डिस्कस किया था. रिलेटिव स्पीड इस कंडीशन पे कितना होगा? व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड एट दिस कंडीशन? दैट इज इक्वल टू ns माइनस nr, which is equal to ns minus 0, which is equal to ns. तो रिलेटिव स्पीड डिसाइड करेगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा. तो एज रिलेटिव स्पीड इज ns, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी भी fs ही रहेगा इन दी रोटर कंडक्टर. ऑलराइट. ओके, नाउ कंडीशन, सेकेंड कंडीशन आएगी दैट nr हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग व्हेन nr starts increasing from 0 and nr is greater than 0. nr मतलब रोटर का स्पीड. वो नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं पे लिख के रखो ऊपर. ns is synchronous speed that we already know. nr is the rotor speed. Okay, so what will happen to the relative speed? रिलेटिव स्पीड का क्या होगा? हाँ, it will decrease because it is ns minus nr. अगर रिलेटिव स्पीड डिक्रीज हुआ तो व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर कंडक्टर? इट विल आल्सो डिक्रीज and it will become lesser than the supply frequency. Also what will happen? The EMF, हमने बोला था ना EMF जो किस पे डिपेंड करता है?
ये रिलेटिव स्पीड पे वो भी डिक्रीज होगा। ईएमएफ डिक्रीज हो गया तो करंट इन रोटर कंडक्टर विल आल्सो डिक्रीज। दिस इज करंट इन रोटर कंडक्टर IR। करंट डिक्रीज हुआ तो टॉर्क भी डिक्रीज होगा। ओके, एंड इट विल सेटल डाउन एट सम स्पीड। एनआर एक स्पीड पे सेटल होगा जहां पे टॉर्क इज जस्ट इनफ टू कंटिन्यू द रोटेशन, ओवरकम द फ्रिक्शन। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट विल नेवर रीच सिंक्रोनस स्पीड। सो राइट डाउन दैट। इसके बाद लिखो, ये लिख लिया, वो उसी का एक्सप्लेनेशन है। एज मोटर पिक्स अप द स्पीड, as motor picks up the speed, the relative motion the relative motion between rotor and RMF between rotor and RMF decreases which reduces frequency of induced EMF reduces also the value of EMF induced an induction motor running at no load will have a speed very close to synchronous speed and hence EMF induced and its frequency induced EMF or EMF induced EMF and its frequency in rotor conductors is very small. This gives a small current. Producing a torque just sufficient to keep the rotor rotating at same speed by overcoming frictional losses. Hence, it won't increase further. It won't matlab rotor speed, NR will not increase further
So NR is always lesser than NS. NR is always lesser than NS. ओके अभी तक हमने सिर्फ इंडक्शन मोटर को नो लोड पे ही चलाया है. ऑब्वियसली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मोटर जो कोई लोड नहीं लेता है. तो हम इंडक्शन मोटर को नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस दैट व्हेन वी लोड द मोटर व्हाट हैपेंस. ओके लोड करना है मतलब मोटर को इलेक्ट्रिक लैंप या हीटर नहीं लगाना है. मोटर का जो आउटपुट है इट इज अ मैकेनिकल आउटपुट. सो वी हैव टू लोड द मोटर बाय मैकेनिकल आउटपुट ओनली. ओके तो वहां पे दो पैरामीटर्स रहेंगे एट द मोटर आउटपुट. एज आई सेड मैकेनिकल पैरामीटर्स कौन से है वो स्पीड एंड टॉर्क. इनपुट साइड पे हमारे दो पैरामीटर्स है मेन दैट इज वोल्टेज एंड करंट. And the output side we have two parameters which is speed and torque.